हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक स्टडीज़। मैं हूं आकाश शर्मा और अभी हाल ही में सेक्शन कंट्रोलर नाम से एक वैकेंसी रेलवे ने रिलीज़ करी है। सेक्शन कंट्रोलर आप सभी ने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड देख लिए होंगे, सारी डिटेल्स देख ली होंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसका एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी सबसे अलग है, और इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो जिन भी लोगों ने ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं समझी हैं, आपके लिए ये वीडियो है। साथ ही साथ में एक चीज़ और बताऊंगा, क्या आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना। एक ब्रीफ सिनॉप्सिस दे देता हूँ ये सारी डिटेल्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। ये एक लेवल 6 की पोस्ट है। अब आप ये समझो कि लेवल 6 की पोस्ट काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है रेलवे में, ठीक है। एक बड़े ऑफिसर आप कहलाते हैं। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी, वो लेवल 1 की पोस्ट है। अब आप सोचो उससे +5 की ये पोस्ट है, तो अच्छे लेवल की पोस्ट है। इनिशियल पे इसमें लिखा है 35,400, यानी कि ये तो सिर्फ बेसिक कुछ चीज़ें मिलाकर बनती है। फिर इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे और आपकी जो फाइनल सैलरी निकल कर आएगी वो 60,000 या उससे ज़्यादा निकल कर आएगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें इनिशियल लेवल पे ही मिल जाएगी। शुरुआत में ही 60,000, यानी कि कुछ 5-6 साल के बाद हो सकता है आप आराम से 80 से 90, 1 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स इसमें A2 है, यानी काफ़ी अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें पूछा जाएगा। 6/6 का मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए। आंखें आपकी 6/6 होनी चाहिए। एज 20 से 30 साल होनी चाहिए। और ये कब से देख रहे हैं? 1 जनवरी 2026, यानी 1 जनवरी 2026 जब नया साल लगेगा तब जो फॉर्म भर रहे होंगे, आप अभी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आप 1 जनवरी 2026 को 20 से 33 साल के बीच में आ रहे हैं। अगर हाँ, तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा। वैकेंसीज़ 368 कम है, ठीक है, वैकेंसीज़ कम है। और इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया कि किन बच्चों को इसकी तैयारी करनी चाहिए, किन्हें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। तो अनलाइक, यानी कि एनटीपीसी और जो ग्रुप डी होता है, उसमें ग्रुप डी में तो भाई एक ही पेपर होता है। मैं मेनली यहाँ बात करूँ एनटीपीसी की, जहाँ पर CBT 1 और CBT 2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल स्टेज CBT एग्ज़ाम होगा, यानी आपका CBT एक ही होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर CBT 1 CBT 2 लेवल का वो नहीं है कि CBT 2 थोड़ा और अच्छे लेवल का आता है, वो सारी चीज़ नहीं है। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन उसके बाद आपका CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको हम साइको भी कहते हैं। आपको मालूम होगा जो ALP का एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनका ये साइको का एग्ज़ाम होता है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा एग्ज़ाम होता है। तो दूसरी स्टेज पर आपका CBAT होगा। अगर आप ये पास करते हैं तो उसके बाद आपका CBAT होगा, साइको का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी अगर आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अब CBT के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। 120 मिनट मिलेंगे। अब यहाँ पर जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी या आपका NTPC, सब में आपको पता ही है कि कितने मिलते हैं भाई, मात्र 90 मिनट मिलते हैं। और इस एग्ज़ाम में आपको +30 मिनट्स, आधा घंटा ज़्यादा आपको इसमें मिल रहा है। टोटल क्वेश्चन बाकी सारे एग्ज़ाम की तरह 100 ही आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप तुक्का वगैरह नहीं मार सकते। और जैसे NTPC ग्रुप डी वगैरह में आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन तो होगा। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 120 मिनट मिलने वाले हैं पेपर में। अब इसमें देख लीजिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें मेनली 3 पार्ट्स हैं। ये जो मैथ्स वाला पार्ट है, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, इसके 60 क्वेश्चन, यानी कि मैथ्स का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पर। अब मैथ्स का जो सिलेबस मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकल कैपेबिलिटी, यानी कि ये रीजनिंग का पार्ट है, 20 क्वेश्चन। मेंटल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग के कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन है यहाँ पर, 40 क्वेश्चंस। और मैथ्स के 60 क्वेश्चंस। एक चीज़ आपने नोटिस करी, कोई जीके है ही नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है, वेल डन, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें कोई भी जीके नहीं है।
सिलेबस पे सीधा जंप करते हैं। तो जो मैथ्स वाला पार्ट है, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, उसमें जो मैथ्स का पार्ट है उसमें क्या क्या आएगा? नंबर सिस्टम आप सभी ने पढ़ लिया होगा, ऑब्वियसली मैं जानता हूँ। रेशो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, पावर, वर्क, एल्जेब्रा, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आपको पता होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, x + 2y = 7 एंड 2x - 4y = 8। इस टाइप की जो लीनियर इक्वेशन जो हमने 10th क्लासेस में पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, LCM, HCF, ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बोथ आर ऑफ द बेसिक लेवल। तो मैथ्स का ही जो आप पोर्शन देख रहे हो, बोल रहे हैं बेसिक लेवल, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा ही आने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चों वाला लेवल आ जाएगा, नहीं, अच्छे खासे लेवल का पूछा जाएगा, क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट है। तो मैथ्स का ये सिलेबस है 60 नंबर के लिए। अब आप सोचो कि आपको हर सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसी का दूसरा हिस्सा मैथ्स में ही फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आप ग्रुप डी या एनटीपीसी ले लो, उसमें जो डेटा एनालिसिस है उसके क्वेश्चन 1, 2, 3 मैक्सिमम कभी कभार दिख जाए, किसी किसी शिफ्ट में आते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देखने मिलेंगे क्योंकि इन्होंने सिलेबस में अलग से मेंशन किया है। मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस, ड्राइंग फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके का डेटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा। टेबुलर डेटा, ठीक है, और डेटा रिप्रेजेंटेशन, चार्ट वाला डेटा, ग्राफ्स होंगे, स्कैटर प्लॉट होंगे, पाई चार्ट होगा, स्टैटिस्टिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, वेन डायग्राम्स। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जितने भी टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन, अलग अलग तरह के ग्राफ, ठीक है, अलग अलग तरह के जो ग्राफ्स होते हैं उन पे पूछा जाएगा और किसी भी टाइप का पूछा जाएगा। तो आपको इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी और डेटा अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये है पूरा मैथ्स का पोर्शन। रीजनिंग पे आते हैं। दूसरा पोर्शन है लॉजिकल कैपेबिलिटी, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आएगी आपकी, बाइनरी लॉजिक आएगा इसमें, बाइनरी वाला जो होता है 0 and 1 वाला सिस्टम, उस पर बेस्ड पूछा जाएगा। सिलॉजिज्म, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, एनटीपीसी ग्रुप डी वालों को तो पता होगा। क्लॉक्स, कैलेंडर्स, एजम्पशंस, ब्लड रिलेशंस, फैमिली ट्री, सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल्स, ये सारे वही टॉपिक है जो एनटीपीसी ग्रुप डी में आते हैं, तो आपको इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अगले पोर्शन पे बढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का दूसरा पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब यहाँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कंफ्यूज मत होना, ये इंग्लिश वाला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा था इसमें जीके नहीं है पेपर में, लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली थोड़ा सा जीके इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है। कैसे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस वुड बी गिवन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब जो आपको पैसेज आएगा वो हिस्ट्री पर हो सकता है, सोसाइटी पर हो सकता है, लिटरेचर पे हो सकता है, साइंस पर भी हो सकता है, एनवायरनमेंट पे हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, माइथोलॉजी पर हो सकता है यानी कि ये रिलीजन पे बेस्ड, टेक्नोलॉजी पे हो सकता है, कल्चर पे हो सकता है, किसी भी मॉन्यूमेंट से रिलेटेड हो सकता है, डांस से रिलेटेड हो सकता है, सॉन्ग से रिलेटेड हो सकता है। एंड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, आपको पैसेज पढ़ना होगा और आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। मेन आइडिया पे पूछा जा सकता है कि पैसेज किस बारे में है, सपोर्टिंग आइडिया, एप्लीकेशन, उसके बारे में कुछ भी, मतलब कुल मिलाकर ये है कि पैसेज में से पैसेज को पढ़ो और उसमें जो पूछा है उसका आंसर दो, ये है इसका मेन पॉइंट। रीजनिंग का ही अगला पार्ट मेंटल रीजनिंग पे बढ़ते हैं। तो इसमें एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी आपको पता ही होगा, रिलेशनशिप फाइंड करने वाला। जैसे डॉग है, डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, ठीक है, पपी कहते हैं, तो एक टाइगर के बच्चे को क्या कहेंगे, इस टाइप के एनालॉजी पे क्वेश्चन आएगा। सीरीज पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नंबर सीरीज पे ऐसे आ सकता है, और आपका प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट टर्म वगैरह। सॉल्विंग कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आएगी भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, और रैंकिंग, अरेंजमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आई डोंट थिंक आपको इस किसी भी तरह की दिक्कत होगी। और अभी एक मेन क्वेश्चन कि क्या आपको तैयारी करनी चाहिए इसकी एग्ज़ाम की या नहीं करनी चाहिए, किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले बच्चों की बात करता हूँ। जो बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर सीरियस हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका एनटीपीसी अच्छा गया है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 निकलने का चांसेस है, या आपको लगता है कि ग्रुप डी में निकाल ही लूँगा, तो आप
सेक्शन कंट्रोलर वाले एग्ज़ाम को इसकी डेडिकेटेडली तैयारी मत करिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो वैकेंसी मात्र 368 वैकेंसीज़ हैं और आपको पता है अच्छे खासे फॉर्म पड़ने वाले हैं, इसमें अच्छे खासे फॉर्म पड़ेंगे। वैकेंसी चाहे 300 चाहे 400, सिर्फ 1000 वैकेंसी पे भी लाखों फॉर्म पड़ेंगे। तो डेडिकेटेडली आप इसकी तैयारी मत करिए, पर हाँ इसके जो नए टॉपिक्स आए हैं, जो भी नई चीज़ें हैं उसके आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है। अब किन लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए? जिनको भाई अच्छे लेवल की पोस्ट चाहिए, जिनको सेक्शन कंट्रोलर की ही पोस्ट चाहिए, लेवल 6 की पोस्ट है और उनको लगता है कि मेरा एनटीपीसी अच्छा नहीं गया, मेरा ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी मेरा नहीं हो रहा, ग्रुप डी मेरा हो ही नहीं सकता, मुझे छोटे लेवल की नौकरी नहीं चाहिए, मुझे अच्छे लेवल की नौकरी चाहिए। तो आप डेडिकेटेडली इसकी तैयारी करिए, ठीक है, इसकी तैयारी करिए क्योंकि ये वाकई में अच्छे लेवल की नौकरी है। लेकिन जिन लोगों का मेन फोकस स्टार्टिंग से एनटीपीसी ग्रुप डी रहा है, क्योंकि अब ग्रुप डी की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, 17 नवंबर से मोस्ट लाइकली पेपर होगा, अगर किसी तरह का स्टे वाली चीज़ नहीं होती, जो कि अभी सुना है कि फिर से स्टे वगैरह का सिस्टम हो रहा है इसमें। तो वो लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी को जो फोकस कर रहे थे पिछले 1 साल से या उससे भी पहले से, आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, आप इसकी तैयारी करना, अपना मेन टारगेट इसको रखना, पर हाँ साथ साथ में इसकी तैयारी करते रहना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूसरों के साथ शेयर करनी है तो डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई ब्रिंग सच टाइप ऑफ वीडियोस रेगुलरली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ आकाश शर्मा, आप देख रहे हैं थिंक स्टडीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।